हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहेंगे, जीवन में खूब जी साले रहे होंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है कि हम आपके लिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट 28 लेकर के आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए एक क्वेट्स के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। जो गुजर चुका है उसे हम क्या कर सकते हैं, चाह करके भी नहीं बदलेंगे, लेकिन भविष्य को क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में, वह हम अपनी मेहनत के द्वारा उसको बदल सकते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर बताने का कष्ट करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शशि थरूर। आइए हम जानते हैं चारों ऑप्शंस के बारे में बातें। देखिए ये बुक है, इधर क्या है, राइटर लिखा हुआ है। चलिए, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर जी हैं। आप साथ साथ याद करेंगे चेंजिंग इंडिया के लेखक मनमोहन सिंह जी हैं, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे है। ये शशि थरूर जी क्या है, एमपी हैं। ठीक है। सामाजिक समरसता के लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर जी हैं। वे हमारे वर्तमान में लोकसभा की सांसद हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन 1 कलसुबाई शिखर, ऑप्शन 2 अंजनेरी, ऑप्शन 3 सालहेर, ऑप्शन 4 तारामती। तो मेरे भाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कलसुबाई शिखर है। कौन सी हो जाएगी उत्तर सही, कलसुबाई शिखर। आइए हम जानते हैं इस शिखर के बारे में कुछ बातें। तो मेरे भाई कलसुबाई शिखर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित पश्चिमी घाट में एक पर्वत है। 1646 मीटर यानी कि 5400 मीटर, 5400 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शिखर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है, यानी कि महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए भाई ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र हमारे भारत में किन किन राज्यों की सीमा से लगती है, तो मेरे भाई महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये कर्नाटक और कौन सा है, गोवा, इन सभी सीमा से लगती है। तो महाराष्ट्र की आप सीमा जान गए, और यह अरब सागर के किनारे अवस्थित एक राज्य है। इसका गठन 1 मई 1960 महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी इसकी है मुंबई। इसमें कुल 36 जिले हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं यहाँ के। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी हैं। विधानमंडल यहाँ 200 है, यानी कि एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधानसभा में 288 सीट और विधान परिषद में 78 सीट है। संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 19 सीट और लोकसभा में कुल 48 सीट है। यहाँ की राजभाषा मराठी है। अब हम जानते हैं महाराष्ट्र के प्रतीक यानी कि महाराष्ट्र के सिंबल्स के बारे में। महाराष्ट्र का गीत क्या है, राजकीय गीत जय जय महाराष्ट्र मजा। यहाँ का राजकीय भाषा मराठी। यहाँ का स्तनपायी यानी कि पशु भारतीय विशाल गिलहरी, पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, फूल जरूली, पेड़ मैंगी फेरा इंडिका का पेड़ यानी कि आम का पेड़। यानी कि महाराष्ट्र का राजकीय पेड़ क्या है, आम का पेड़। तो मेरे भाई महाराष्ट्र के बारे में शॉर्ट जानकारी प्राप्त किए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मजे हो क्या सब लोग मजे में हो तो हैंड्स अप करते रहो। ठीक है। गुजरात के वघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था। यानी कि बघेला राजवंश का क्या हो गया था, खात्मा हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी के से युद्ध करने के बाद। तो कौन सा था भाई राजा वो, अर्जुन देव, सारंग देव, करण देव, राम।
तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णदेव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्णदेव। कहीं कहीं कर्णदेव लिखा हुआ रहता है, कहीं कर्णदेव लिखा हुआ रहता है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णदेव। आइए हम जानते हैं इसके बारे में बातें कुछ। लेकिन देखिए, कर्णदेव के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इतना ही जानकारी सब जानते हैं। कर्णदेव भारत में गुजरात क्षेत्र के अंतिम बाघेला राजा था। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ उनकी हार के अलावा उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, नहीं है? ठीक है। अलाउद्दीन की सेना ने 1299 में उसके राज्य में तोड़फोड़ की, जिससे वह गुजरात से भागने के लिए मजबूर हो गया। अतः 1304 में दूसरे आक्रमण के परिणाम स्वरूप बघेला वंश का अंत हो गया। यानी कि बघेला वंश का अंत कब हुआ? 1304 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के हरमंदिर साहिब, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो मेरे भाई इसका ऑप्शन है गुरु रामपाल, ऑप्शन 2 रंजीत सिंह, ऑप्शन 3 दिलीप सिंह, ऑप्शन 4 चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। जिन्हें महाराजा रंजीत सिंह, ये फोटो दिख रहे हैं, किनका फोटो है? महाराजा रंजीत सिंह, जिनका जन्म 1780 में 13 नवंबर 1780 में, मृत्यु 27 जून 1839 को हो गई। जिन्हें शेर पंजाब या पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है। सिख साम्राज्य के पहले वे महाराजा थे, जिन्होंने 19वीं सदी के शुरुआत में पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उनकी विरासत में सिख संस्कृति का कलात्मक पुनर्जागरण की अवधि शामिल है, जिसमें अमृतसर में हरमंदिर साहिब के पुनर्निर्माण के साथ साथ श्री पटना साहिब बिहार, और पटना साहिब कहाँ पर है? बिहार में हुजूर साहिब नादेर साहिब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, सहित अन्य प्रमुख गुरुद्वारा का निर्माण शामिल है। उन्होंने तो गुरुद्वारे यानी कि स्वर्ण मंदिर का सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए किया है, लेकिन साथ साथ पटना साहिब में भी निर्माण करवाया और नादेर साहिब का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दशई किस देश का भव्य त्योहार है? तो मेरे भाई दशई जो है ना, जिसे हम भारत में दशहरा के नाम से जानते हैं, उसी को हम नेपाल में दशई के नाम से जानते हैं। यानी कि दशई नेपाल का सबसे भव्य त्योहार है। आइए हम जानते हैं नेपाल और दशई के बारे में कुछ बातें। ये देखिए दशई, जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं, विजयदशमी यानी कि हमारे देश में उसे दशहरा के नाम से जाना जाता है और विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशई नेपाल से उत्पन्न होने वाला त्योहार है। दक्षिण एशिया के अन्य भागों में इसे दशौन कहा जाता है। ठीक है, नेपाल के कई लोग इस त्योहार को मनाते हैं। यह हिंदू में प्रसिद्ध है, यानी कि यह क्या है? हिंदू का त्योहार है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, किसका मैप है मेरे भाई? नेपाल का मैप है। नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम से सीमा साझा करता है और वह उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन से सीमा साझा करता है। तो मेरे भाई नेपाल के बारे में, अब चारों साइड के बारे में जान गए। तो उनकी राजधानी, नेपाल की राजधानी काठमांडू, राजभाषा नेपाली है वहां की। वह नेपाल संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सदस्य है, सार्क का भी सदस्य है, बिम्स्टेक का सदस्य है। सार्क में कुल 8 देश हैं, जो हमारा देश भी इसमें शामिल है। बिम्स्टेक में हमारा देश शामिल है, यूएन में भी हमारा देश शामिल है। ठीक है, सरकार यहाँ की संघीय संसदीय गणतंत्र है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी कि केपी ओली हैं। यहाँ का विधानमंडल संघीय संसद, जिसका उच्च सदन नेशनल असेंबली के नाम से तथा निचला संसद प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। यहाँ संघीय गणराज्य 28 मई 2008 को बना, लेकिन वर्तमान संविधान 20 सितंबर 2015 से लागू है। यहाँ का मुद्रा नेपाली रुपया है। तो मेरे भाई नेपाल के बारे में आप बेहतरीन बातें जानकारी प्राप्त किए हैं, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने से किस रंग का हो जाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास लाल, भूरा, हरा, पीला। तो मेरे भाई नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल। आइए हम जानते हैं कुछ और बातें। लिटमस लाइकेन नामक पौधा से निकाला गया एक पदार्थ है, एक पेपर है, जो विभिन्न पानी में घुलनशील मिश्रण भी है। ठीक है,
लिटमस क्या है? लाइकेन से निकाले गए विभिन्न रंगों के पानी में घुलनशील मिश्रण है। यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस का मुख्य उपयोग यह परीक्षण करना है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय। नीला लिटमस पेपर अम्लीय परिस्थिति में लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर मूल या क्षारीय परिस्थिति में नीला हो जाता है। न्यूट्रल लिटमस पेपर बैगनी होता है। न्यूट्रल लिटमस पेपर क्या होगा? बैगनी। आइए हम कुछ फिगर के द्वारा इसको जानते हैं। यह है नीला लिटमस, यह है क्या? लाल लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर टेस्ट विद एसिड करेंगे, हम एसिड के साथ उसका टेस्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन उसको हम अल्कली यानी कि क्षार के साथ उसको हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर इसको हम एसिड के साथ टेस्ट करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा ब्लू से। और लेकिन उसमें करेंगे, क्षार में करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ से लिटमस पेपर के बारे में आप पूरा जानकारी प्राप्त किए होंगे। तो यही दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में कैसा हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षारीय घोल में कैसा हो जाता है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ऑप्शन 1 है प्रेंकाइमा, ऑप्शन 2 जाइलम, ऑप्शन 3 फ्लोएम, ऑप्शन 4 एस्केलेनकाइमा। तो मेरे भाई में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। तो मेरे भाई एक बार जयकारा लगाइए, भारत माता की जय। चलिए, और आप लोग बेहतरीन ढंग से याद करेंगे साथ साथ इसे। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। आइए हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ बातें। यह है जाइलम, यह है क्या है? फ्लोएम। ठीक है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है। यह सिंगल वे होता है, यानी कि यह सिर्फ ऐसे ही ऊपर ही ऐसे ही जाता है, रास्ता सिर्फ ऊपर ही ले जाता है। ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो देखिए भाई, यह क्या होता है? थिक वॉल शिफ्टेड, क्या है इसमें? लीजेंस है। क्या है? थिक वॉल शिफ्टेड लीजेंस है। ये क्या है? नो इंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, यानी कि कोई भी सेल्स के बिटवीन उसका क्या होता है? इंड, सीमा नहीं होती है। ठीक है भाई। लेकिन फ्लोएम में यह वाटर और फूड यानी कि भोजन और पानी को पहुंचाता है। कहाँ तक? किसी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह क्या होता है? इसके सेल्स एक अधिक सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ पेरिफ्रैक्शंस, यानी कि सेल्स वॉल्स इसके क्या होते हैं? बंद होते हैं, लेकिन इसमें सेल्स वॉल्स खुले हुए होते हैं। इसमें कोई उसका नहीं होता। इसमें दो वे फ्लो होता है, यानी कि ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। ठीक है, जाइलम पौधे की संवहनीय प्रणाली के महत्वपूर्ण उत्तकों में से एक है। इस उत्तक का मुख्य गतिविधि खनिजों तथा पानी को जड़ों से ले जाना, उन्हें पौधे के अन्य भागों में ले जाना है। इसमें खनिजों और पानी के परिवहन के लिए दो अलग अलग कक्ष, ट्रैकेट और पोत होते हैं। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया। फ्लोएम पौधे की संवहनीय प्रणाली के लिए एक जाइलम उत्तकों के रूप में महत्वपूर्ण है। इस उत्तक की मुख्य गतिविधि पोषक तत्वों और भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य बढ़ते हुए भागों तक पहुंचाना है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई फ्लोएम। आइए हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन 1 संतुलन मूल्य घट जाएगा, ऑप्शन 2 संतुलन मूल्य में वृद्धि होगी, ऑप्शन 3 संतुलन मूल्य स्थिर होगा, ऑप्शन 4 कभी मूल्य में वृद्धि होगी तो कभी मूल्य में गिरावट होगी। मुझ में नहीं भाई, मुझ में गिरावट नहीं होगी, मूल्य में गिरावट होगी। ठीक है भाई, मुझ में तो अच्छाई आते रहेंगे। ठीक है, आप में भी अच्छाई आते रहेंगे, गिरावट नहीं आएंगे। ठीक है, मूल्य में गिरावट होगी, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई संतुलन मूल्य घट जाएगा। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि की संतुलन कीमत पर यह प्रभाव पड़ेगा कि संतुलन मूल्य घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात और आपको कहना चाहते हैं,
जो आप टेस्ट अभी क्लास कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको लिखते रहिए और टेस्ट दीजिएगा, शाम में 100% नंबर लाने का प्रयास करना है। और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देखते हो टेस्ट तो देंगे ही देंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8083661955 पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 राज्य विधानसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन 3 लोकसभा, ऑप्शन 4 ग्राम सभा। तो मेरे भाई पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, क्योंकि इसमें हमारे देश के गिने चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, यानी कि जो वयस्क मताधिकार मतदान प्रणाली है उसके द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसे पॉपुलर चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। आइए हम जानते हैं लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल्स, जो कि एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम लोकसभा के बारे में आज जानेंगे। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का संसद भवन है। इसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम ऊपरी सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसका लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का क्या होता है? निम्न सदन होता है, जो अभी हम बताए हैं आपको। ठीक है, इसकी अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 545 है, जिसमें कि 543 सदस्य निर्वाचित जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन 2021 के प्रावधान के अनुसार 2026 तक लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार जो 18 प्लस के हो जाते हैं लोग, उनके मतदान के आधार पर होता है, जो कि गुप्त मतदान के आधार पर होता है। यह एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फंसाने वाला भी क्वेश्चन है। आपको पूछ देगा कि राज्यसभा के प्रति होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं या प्रधानमंत्री के, तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। तो मेरे भाई लोकसभा के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं, सभी आपको करा दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो ऑप्शन 1 है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 2 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 4 सोडियम एल्काइल का सल्फेट। तो मेरे भाई डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट। आइए हम सोडियम कार्बोनेट के बारे में प्रमुख बातें जानते हैं जो एग्जाम से महत्वपूर्ण रिलेटेड है। चलिए ये मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट का 3D क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है। क्या सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है? सोडियम कार्बोनेट इस टाइप का दिखाई देता है। जो सर्फ आप देखते हो क्या सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धोबन सोडा या धोने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई एक वाक्य बताते हैं, जब हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे थे तो एक सर हम सब बताए थे धोबन सोडा के बारे में, यानी कि Na2CO3 के बारे में। तो एक मेरा दोस्त है, जातिगत नहीं लीजिएगा, एक मेरा दोस्त है इसी समुदाय से बिलोंग करता है, इसी जाति से बिलोंग करता है जो कपड़ा उपड़ा धोते हैं, तो उन्हें हम लोग धोबन सोडा के नाम से बुलाते थे। तो इसे थोड़ा सा हंस लीजिए इसको, ठीक है। तो धोबन सोडा के नाम से उसे हम लोग बुलाते थे। तो अभी याद आ गया उसके बारे में। चलिए यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे धोबन सोडा भी कहते हैं। जल की कठोरता दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जल में अति विलय है। यानी कि डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रूप से कौन सा रसायन? तो सोडियम कार्बोनेट, धोबन सोडा जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? ऑप्शन 1 बजट घाटा, ऑप्शन 2 राजकोषीय घाटा, ऑप्शन 3 प्राथमिक घाटा, ऑप्शन 4 राजस्व घाटा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? राजकोषीय घाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 2011 में
स्विट्जरलैंड में इंटरलेकेन के राजदूत की उपाधि दी गई थी। तो मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा यश चोपड़ा जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यश चोपड़ा जी को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यश चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 फुटबॉल, ऑप्शन 3 रग्बी, ऑप्शन 4 तैराकी, ऑप्शन 3 रग्बी, ऑप्शन 1 फुटबॉल, ऑप्शन 2 रग्बी, ऑप्शन 3 तैराकी, ऑप्शन 4 क्रिकेट। तो मेरे भाई डॉल्फिन किक यह तैराकी से संबंधित है। आइए हम जानते हैं डॉल्फिन किक के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन किक करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं स्विमिंग पूल में। ठीक है, तैराकी के बारे में कुछ शब्दावली और जान जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। स्प्रिंग बोर्ड है, जेन है, स्ट्रोक है, ट्विस्ट है। यानी कि तैराकी की प्रमुख शब्दावली में डॉल्फिन किक, स्प्रिंग बोर्ड, जेन, स्ट्रोक, ट्विस्ट इत्यादि आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सब राज्य में एक राज्यपाल होगा? यानी कि सभी राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 148, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 153, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 158, ऑप्शन 4। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 153। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। देखिए, अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यानी कि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बन रहा है। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के अनुसार एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपना अक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। यानी कि अक्षर मुद्रा सहित क्या करना है? अधिपत्र द्वारा नियुक्ति राज्यपाल का कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। तो मेरे भाई सभी अनुच्छेद यहाँ महत्वपूर्ण है, तो इसको याद करते चलेंगे। हम लोग आज तक बहुत अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, है कि नहीं? प्रत्येक 1-2 दिन बीच करके अनुच्छेद 4 अनुच्छेद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते ही करते हैं, है कि नहीं भाई? तो आप बेहतरीन हो जाएगा, आपका ये सब रिवीजन होते रहेगा साथ साथ। ठीक है, आप इसी सीरीज में लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका क्या होगा? हमेशा रिवीजन होते जाएगा, जिससे कि आपको संविधान में तो समस्या नहीं आने देंगे, न किसी भी सब्जेक्ट में समस्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए? तो मेरे भाई प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए? ऑप्शन 1 रवि शास्त्री, ऑप्शन 2 सुनील गावस्कर, ऑप्शन 3 सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 4 विराट कोहली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई रवि शास्त्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रवि शास्त्री। आइए हम जानते हैं रवि शास्त्री जी के बारे में कुछ बातें। उनका फोटो भाई गलती से नहीं लगा पाए हम। देखिए, रवि शास्त्री का पूरा नाम, उनका फोटो सब जानते हैं, उनको सब जानते हैं, इसलिए नहीं लगा। रवि शास्त्री का पूरा नाम रविशंकर जयदित्रा शास्त्री है। ठीक है, वे एक भारतीय क्रिकेट कोच, पूर्व कमेंटेटर, क्रिकेटर और भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच हैं। वे एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में 1981 और 1992 के बीच भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन बाद में एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में बदल गए। उनके कैरियर का मुख्य आकर्षण तब था जब उन्होंने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का विश्व चैंपियनशिप में चैंपियन ऑफ द चैंपियंस चुना गया। यानी कि रवि शास्त्री को कब चैंपियन ऑफ द चैंपियंस चुना गया? तो 1985 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है, उसी सीजन में 10 जनवरी 1985 को उन्होंने वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स के पहले ओवर, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट था, उसमें 6 छक्के मारने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। यानी कि उन्होंने 6 छक्का उसमें रवि शास्त्री ने ही लगाया था पहली बार, 6 बॉल में 6 छक्का। उसके बाद युवराज सिंह ने भी लगाया, बहुत सारे खिलाड़ी लगा दिए। किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया? ऑप्शन 1
1752, ऑप्शन 92, ऑप्शन 2 1711, 1811, ऑप्शन 3 1818, ऑप्शन 4 1806। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 1818। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1818। किस वर्ष में मराठा द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हुआ? इसका सही उत्तर है मेरे भाई 1818। मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। चलिए अभी हम तीनों मराठा आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए तीनों आंग्ल मराठा युद्धों में से पहला था। युद्ध सूरत की संधि से शुरू हुआ और सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ? सालवाई की संधि से। यह युद्ध कब तक चला? 1775 से 1782 ईस्वी तक। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच दूसरा संघर्ष था। इस तीनों में विजयी कौन हुए थे? अंग्रेज ही हुए थे। ठीक है भाई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक चला। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के मराठा साम्राज्य के बीच अंतिम और निर्णायक संघर्ष था, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो मेरा इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 1818। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 1818। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? आपके पास ऑप्शन है चारों, इनमें से सही उत्तर बताइए जल्दी से। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह बच्चों को थैली में ले जाते हैं, वह बच्चों को अपने थैली में रखते हैं। तो मेरे भाई मार्सुपियल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ बातें। मार्सुपियल स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी में रखकर चलते हैं। यह ज्यादातर पृथ्वी के हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध मार्सुपियल में कंगारू, कोयला, पॉसम, वॉम्बेट और तस्मानियाई डेविल शामिल है। यानी कि किधर पाया जाता है? तो यानी कि कंगारू का सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के इधर पाया जाता है, ओसानिया महाद्वीप में। ठीक है, तो मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है? ऑप्शन 1 है आपके पास बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 पाकिस्तान। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बस का बात नहीं है भाई दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक होना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। देखिए ये जो चाइना है, कोविड वायरस जिस नाम से हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं चाइना को? कोविड वायरस यानी कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसका यह झंडा है, दिखाई दे रहा है चाइना का झंडा। ठीक है भाई। इसकी राजधानी बीजिंग है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का संघाई है। यहाँ की भाषा जो स्टैंडर्ड चाइनीज है सो है राज्य की भाषा। यहाँ का सरकार एकात्मक मार्क्सवादी, लेनिनवादी, एकदलीय समाजवादी गणतंत्र है। यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्ष, सैन्य अध्यक्ष भी हैं, शी जिनपिंग जी हैं। ठीक है, वह है शी जिनपिंग। यहाँ का मुद्रा रॉन मिन भी है। तो मेरे भाई यहाँ के मुद्रा, राज्य भाषा, राजधानी, वहाँ के सरकार के बारे में आप बहुत सारी बातें जान चुके हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नईसी जनजाति का संबंध है? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नईसी जनजाति का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आइए हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये भारत का फोटो है। भारत में यह जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यह हमारे भारत के असम राज्य यानी कि भारत का ही राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम से। और इधर कौन है भाई? त्रिपुरा है कि मेघालय है? ये हम भूल रहे हैं भाई, ये इसको हम भूल रहे हैं। तो इस राज्य से सटता है। यह म्यांमार और चाइना और भूटान से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, यह केंद्र शासित प्रदेश 1972 तक, 21 जनवरी 1972 तक था। यह राज्य 20 फरवरी, यह केंद्र शासित प्रदेश, यह राज्य 20 फरवरी 1987 को बना। यानी कि
अरुणाचल प्रदेश कब बना राज्य भारत का? तो 20 फरवरी 1987 को। इसकी राजधानी ईटानगर थी, ईटानगर है। इसमें कुल 25 जिले हैं। इसके राज्यपाल बी.डी. मिश्रा जी हैं। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय जिसमें 60 सीट है। संसदीय राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट है। उच्चतम न्यायालय यहाँ का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जो कि ईटानगर बेंच से क्या होती है, संचालित होती है। तो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। हम यहाँ सोमू लिखना चाह रहे थे या सूरज लिखना चाह रहे थे, लेकिन गलती से सोनू लिखा गया। दोनों का नाम में से कोई का नाम नहीं आया, न श्रवण का नाम आया, न किसी का नाम आया। सोनू का नाम आ गया, यानी कि सोनू का नाम आना था तो आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20। सोनू को दूरदृष्टि दोष है। नेत्र रोग विशेषज्ञ, यानी कि अगर किसी को, जैसे कि सोनू को क्या है, नेत्र दृष्टि दोष है। अगर हम डॉक्टर है, यानी कि हम नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारे पास आया तो हम उसको किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? ऑप्शन है आपके पास बायोफोकल, ऑप्शन 2 कॉनकेव, ऑप्शन 3 प्रोग्रेसिव, ऑप्शन 4 कॉन्वेक्स। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तर लेंस। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें, दूरदृष्टि दोष के बारे में कुछ बातें। दूरदृष्टि दोष, ये जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है, दूरदृष्टि दोष का के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यहीं से। देखिए दूरदृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि रेटिना से क्या बनता है, बाहर बनता है। लेकिन अगर हम उसमें उत्तल लेंस लगा देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो रेटिना उत्तल लेंस का। आइए हम जानते हैं दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टिता आंखों का ऐसा दोष है जिसके होने पर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाएगा। निकट में निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। चलिए तो हम आपको फिगर के द्वारा इस चीज को समझा दिए, तो उत्तर लेंस इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? तो मेरे भाई इंटरनेशनल हैप्पीनेस दिवस के रूप में 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके चारों ऑप्शन के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का लोगो है कि नहीं? 20 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 28 जून 2012 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व से एहसास कराना है। 20 मार्च विश्व प्रसन्नता दिवस यानी कि विश्व गौरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 मार्च को कौन कौन सा दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस, 2 दिवस। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस तथा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीदी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे भाई यह चारों दिवस के बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी भूमि तट रेखा है? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो मेरे भाई भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी भूमि तट रेखा है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। गुजरात, ये जो आपको दिखाई दे रहा है भाई फोटो, क्या है, गुजरात का है। गुजरात यहाँ से देखिए, इधर यहाँ से लेकर के ये सब क्या है, इसका तट रेखा है। क्या है भाई, तट रेखा। ये क्या कहलाता है, ये तट रेखा है। ये जो है ना भाई, ये क्या कहलाता है, गल्फ कहलाता है, यानी खाड़ी कहलाता है। ये जो छोटा सा यहाँ पर हम कर्सर घुमा रहे हैं, क्या है, गल्फ कहलाता है। गुजरात का क्या है, गल्फ है, खाड़ी है। ठीक है, छोटा सा। चलिए अभी क्या है, गुजरात राज्य है। गुजरात किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो हम जानते हैं, तो मेरे भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। ठीक है, इसका गठन 1 मई 1960 को की गई। इसकी राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का अहमदाबाद। इसमें कुल 33 जिले। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानमंडल यहाँ के एक सदनीय है जिसमें 182 सीट है। यहाँ संसदीय राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में कुल 26 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय है। तो मेरे भाई गुजरात के बारे में इतना जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे भाई, मजा आ रहा तो हैंड्सअप कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 1944। सोमू, सूरज, श्रवण, अमन और मोनू, कोई भी भाई को कोई समस्या, जो भी मेरे भाई जुड़ रहे हैं देख रहे हैं, कोई भी किसी को कोई समस्या तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। तो मेरे भाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1944। आइए हम जानते
क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? जीव नहीं भाई, कौन सा चीज इसमें से, चलिए कौन सा व्याधि जो बायोलॉजिकल टर्म है जो कि निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। आइए हम जानते हैं ट्रिपैनोसोमा के बारे में कुछ बातें। यह एक जीनस है। क्या है भाई? यह जीनस है। यह जो फोटो दिखाई दे रहा है किसका है? ट्रिपैनोसोमा का फोटो है। यह एक जीनस जो एक कोशिकीय परजीवी है, ठीक है। फ्लैगेलेट प्रोटोजोआ का एक मोनोफिलेटिक समूह है। ट्रिपैनोसोमा विभिन्न प्रकार के मेजबानों को संक्रमित करते हैं और विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं, जिसमें घातक मानव रोग स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण? ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के कारण स्लीपिंग सिकनेस और ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण चगास रोग होता है। तो मेरे भाई यहाँ से आप इसको याद करेंगे, साथ साथ याद करते चलेंगे। तो 24 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ट्रिपैनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, यूरिया स्टार्च में पाचन उत्पन्न करता है, यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यूरिया कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए और आगे बढ़ने का कभी भी हिम्मत मत हारिए आगे बढ़ने से, ठीक है। परेशानियां आती है, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? हिम्मत नहीं हारना है। आप अगर हिम्मत आप में साहस है तो आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। तो भाई मेरे भाई इन्हीं बातों से हम अपनी इस सीरीज को, आज की सीरीज को खत्म कर रहे हैं। तो भारत माता की जय का एक जयकारा लगा देंगे और एक लास्ट में जय हिंद का कमेंट करेंगे। तो मेरे भाई जय हिंद, भारत माता की जय।